हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज की जो प्रैक्टिस सेट है मैराथन सीरीज़, इट इज़ रिलेटेड टू बोथ। थोड़े से इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस भी हैं और लिटरेचर के भी हैं, तो मिक्स करके मैंने आपको दिए हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, सी हैव अ लुक। आइडेंटिफाई, जस्ट अ मिनट, आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आपको पता है आपके एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बहुत आते हैं, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, ये आपको एलटी के उत्तराखंड के लिए ही नहीं, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो GSSB का जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए भी आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, मतलब यू आर ट्राइंग टू फिल दैट फॉर्म, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसफॉर्म करना है आपने सेंटेंस को। अब इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है? क्वेश्चन है, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर गाती है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, इसको आपने नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव आप जानते ही हैं, नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, अब बिना इसका मतलब बदले हुए आपको इसको नेगेटिव सेंटेंस करना है। तो आपका क्या होएगा आंसर? शी के बाद क्या लग जाएगा? शी डस, क्योंकि शी सिंगुलर है। ही शी इट के साथ हम बोलते हैं ना वर्ब का या तो ES या तो S, ये दोनों में से एक आता है, तो यहाँ डज लग जाएगा। ठीक है, नॉट लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। ठीक है, तो रूल आपको पता है, शी डज नॉट सिंग ब्यूटीफुली, वह ढंग से नहीं गाती है, वो सुंदर नहीं गाती है। तो ये आपका सही उत्तर बन के आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, choose the correct transformation of the sentence. He has completed his assignment. उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है। इसको आप इंटरोगेटिव में बनाइए। इंटरोगेटिव का मतलब होता है आपने इसको प्रश्नवाचक बनाना है, क्वेश्चन मार्क में बनाना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मार्क अगर हम बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा? आपको पता है जब ही है, हैज़ है, तो ये आगे लग जाता है। ठीक है, फिर ही हम इसके आगे क्वेश्चन जब लगाते हैं तो हैज़ लगाए, सिंगुलर में हैज़ लग जाता है, फिर ही शी इट जो भी होगा ये लग गया। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा आइडिया लेके ये भी देख सकते हैं, ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा। इन दोनों में हैज़ आपको पहले लग रहा है, तो आप कह सकते हो कि इन दोनों में से हमको चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है, क्वेश्चन है, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, उसने अपना असाइनमेंट, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो नेगेटिव सेंटेंस यहाँ नॉट है, तो ये तो बनेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास वैसे भी ऑप्शन एक ही रहता है, अगर IQ से करोगे तो एक ही ऑप्शन रहता है, लेकिन अगर ग्रामेटिकली समझो तो देखो आ गया इसमें प्रश्न, हैज़ ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, क्या उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया? तो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब इसका क्या है? शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही है। इसको आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, मतलब नेगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक रूप में बनाना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी आपको पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, शी के बाद इज़ है, तो इज़ पहले लग जाएगा। ठीक है, तो इस कितनों में आ रहा है? आप कहोगे मैडम इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट, इसमें आ रहा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन तो गया, ये तो है नहीं ऑप्शन। ठीक है, अब इन तीनों में देखो, लेकिन वो बोल क्या रहा है कि आपको नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ तो नेगेटिव सेंस है ही नहीं, तो इसको हटाओ, नेगेटिव नहीं है ना। इसमें भी देखो नेगेटिव कहीं है, चलो आप कह सकते हो नेगेटिव पीछे लिख रखा है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन अभी हमने आंसर नहीं बताया। ठीक है, इज शी राइटिंग नॉट अ लेटर, क्या वो लेटर नहीं लिख रही है, तो कोई मतलब ही नहीं। नॉट कभी भी वर्ब से पहले नहीं, वर्ब के बाद नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये खराब हो गया। ठीक है, रूल जब हम पढ़ते हैं तो क्या होगा, इज लग जाएगा, सब्जेक्ट लग जाएगा, नॉट लग जाएगा यदि नेगेटिव बना रहे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म है क्योंकि तो थर्ड ही फॉर्म लगेगी। ठीक है, वर्ब लग जाएगी और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। किस केस में? यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो ये रूल हमारा कौन फोकस कर रहा है? यही वाला, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वह लेटर नहीं लिख रही है? तो ये आपका सही उत्तर बन के आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। पूरी कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन इसीलिए करती हूँ जिससे कि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आए। मेरा मकसद आपको 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रटाने का नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग इट,
आई वॉन्ट, इट विल टेक टाइम, मेरी वीडियोज़ में टाइम लग सकता है, लेकिन वो इसलिए लगेगा क्योंकि मैं आपको उसको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है ना। तो पेशेंस थोड़ा बना के आपको रखना पड़ेगा अगर आप यू आर गोइंग थ्रू माई वीडियोज़। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैंने ये पैसेज दिया है, अब इसी पैसेज से आधारित हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, पर बिफोर डूइंग द पैसेज वी मस्ट नो व्हाट द पैसेज इज़ अबाउट, पैसेज में लिखा क्या है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आता है जैसे एग्जाम में, फॉलोइंग पैसेज है, इसके आंसर करने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो देखते हैं, पैसेज में पढ़ूंगी, आप देखिएगा, मैं बार बार रेड पेन टिक नहीं करूंगी, अदरवाइज ये आपके कुछ वर्ड्स कट जाते हैं, सो इट्स नॉट विजिबल। देखिए मैं पढ़ रही हूँ, आप एक कर देख लीजिएगा। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार अवे किंगडम देयर लिव्ड अ यंग प्रिंसेस नेम्ड अरोरा। ठीक है, कहने का मतलब है एक समय की बात है, बहुत दूर जाके कोई किंगडम था, राज्य था, जहाँ पर एक जवान प्रिंसेस रानी रहती थी जिसका नाम था अरोरा। नेक्स्ट लाइन, शी हैड अ काइंड हार्ट, उनका दिल बड़ा ही मुलायम था, काइंड था, जेनरस थी, एंड लव्ड स्पेंडिंग हर डेज एक्सप्लोरिंग द लश गार्डन्स ऑफ द रॉयल पैलेस। वो बहुत ही दयालु किस्म के दिल की थी। लव्ड स्पेंडिंग मतलब उन्हें बहुत पसंद आता था कि वो क्या करे, समय व्यतीत करे अपने दिनों को, किस में, एक्सप्लोरिंग द लश। लश का मतलब होता है कि जो गार्डन है, बगीचा है, उसकी हरियाली, हरी भरी घास है, हरे भरे एक बगीचा है, उसको क्या करे, खोजे। कहाँ के हरे भरे, रॉयल पैलेस, जिस पैलेस में वो आलीशान पैलेस में रहती थी वहाँ के। हाउएवर अरोरा's life took a dramatic turn when she pricked her finger on a spinning wheel and fell into a deep slumber along with the rest of the kingdom. लेकिन क्या हुआ, एक दिन हाउएवर जैसे तैसे अरोरा की लाइफ, अरोरा मतलब प्रिंसेस रानी की लाइफ में एक ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय मोड़, टर्न आ गया ना, नाटकीय में मोड़ आ गया। कब मोड़ आया, जब वह क्या कर रही थी, एक स्पिनिंग व्हील को कहते हैं चरखा, जब उन्होंने चरखे पे उंगली डाल दी और उनकी उंगली क्या हो गई, कट गई। प्रिक कहते हैं ना, चुभ जाना, चुभ गई। चुभने के बाद क्या हुआ, एंड फेल इनटू अ डीप स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होती है झपकी, नींद, चाहे तो आप लिख लीजिए नींद, या आप कह सकते हो झपकी। ओके, तो उनको क्या आ गई, एक झपकी आ गई, नींद आ गई, जैसे ही उनका उंगली उसमें गई, प्रिक हुई। ठीक है, उनको तो झपकी आई, लेकिन साथ ही साथ किसके साथ, अलोंग द रेस्ट ऑफ किंगडम, मतलब जो बाकी के राज्य के जो लोग थे, किंगडम के जो लोग थे, वो भी सो गए। ओनली ट्रू लव्स किस कुड अवेकन हर फ्रॉम दिस एन्चेंटमेंट। केवल सिर्फ और सिर्फ एक जो सच्चा प्यार, जो कि लव किस है, ट्रू लव, वो ही इनको इस एन्चेंटमेंट, इस कह सकते हैं आप जादू टोड़ा कह सकते हो, या इस नींद से क्या कर सकते थे, जगा सकते थे। तो ये तो पैसेज है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आई होप अब आपको आसान होगा समझने में। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रिंसेस इन द पैसेज। सबको पता है, अरोरा। ठीक है, अरोरा है रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड अरोरा लव टू स्पेंड हर डेज। कहाँ वो बिताना चाहती थी, एक्सप्लोरिंग द गार्डन्स, अपने गार्डन में खोजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सिक्स को देखिए, वट कॉज्ड अरोरा टू फॉल इनटू अ डीप स्लम्बर। गहरी नींद में आने का कारण क्या था, क्योंकि उन्होंने अपनी उंगली किस में डाल दी थी, एक चरखे में डाल दी थी, प्रिक कर दी थी उन्होंने, इस वजह से वो उस नींद में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन को देखिए, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ अरोरा टू अवेकन फ्रॉम हर स्लम्बर। क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी कि अरोरा को उस निद्रा से जगाया जाए। ट्रू लव्स किस, यही एक सल्यूशन था, इसी से वो नींद से जाग सकती थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द रेस्ट ऑफ द किंगडम व्हेन अरोरा फेल इनटू अ डीप स्लम्बर। जब अरोरा डीप स्लम्बर मतलब गहरी नींद में आ गई, तो बाकी राज्य के किंगडम में जो लोग थे उनका क्या हुआ, दे फेल अस्लीप एज वेल, वो लोग भी सबके सब सो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट काइंड ऑफ हार्ट डिड अरोरा हैव। अरोरा का किस प्रकार का हृदय था। शी वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड, बहुत ही अच्छे दिल की थी। ठीक है, अब आप ये लगा लीजिए कितने क्वेश्चन इससे आए, 9 क्वेश्चन। ओके, 9 मीन्स आई विल लेट यू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैसेज। 1, 2,
3, 4, 5, 6। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपने पैसेज को ढंग से, मैं आपको स्ट्रेटजी भी बता रही हूँ, अगर आप पैसेज को ढंग से समझ लेते हैं बिल्कुल क्लियर, तो आपके जैसे कि इसमें 6 नंबर का अगर ये प्रश्न है तो 6 के 6 सही हो गए। पैसेज अगर आप समझ गए ढंग से और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आपने समझ गए तो यू विल, दिस इज़ फॉर डेट श्योर कि आपके श्योर शॉर्ट आंसर सेलेक्ट क्लियर होंगे। क्लियर का सेंस का मतलब ये कि सही होंगे, राइट होंगे और स्कोरिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो देखिए, जब पेपर देते हैं, जब एग्ज़ाम फाइट कर रहे हो, तो एग्ज़ाम फाइट करने की स्ट्रेटेजी भी बहुत ज़रूरी है कि हमें किन चीज़ों को केंद्रित करना है जिससे कि हमारे नंबर, मार्क्स जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि हम किस चीज़ से नंबर ज़्यादा गेन कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेटेजी ये बता रही हूँ। अगर आप लोग देखिए, महारथी तो कोई नहीं होता। अगर आप बोले मैं लिटरेचर का बिल्कुल ज्ञानी साइंटिस्ट बन जाऊँ, तो हमें तो वो नहीं बनना। हमारा तो मकसद है वी हैव टू क्वालिफाई आवर एग्ज़ाम, दैट इज़ अवर पर्पस। हमें अपना एग्ज़ाम फाइट करना है और वहाँ अपनी सिलेक्शन दिखाना है, दैट्स इट। इज़ दैट क्लियर? वो आप बाद में जब आप कहीं सेलेक्ट हो जाते हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, दैट इज़ समथिंग, देन यू एनहेंस योर नॉलेज। वहाँ आप अपनी नॉलेज को और एनहेंस करके और आगे डीप जाइए, क्योंकि आपने किसी को ज्ञान देना है। लेकिन जब आपको खुद को सेट होना है, खुद को सिलेक्शन दिखाना है, तो उस समय आपको थोड़ा सा स्मार्ट जॉब करना पड़ेगा, स्मार्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपने क्या करना है, आप पैसेज को ज़रूर किया करें, क्योंकि पैसेज बहुत स्कोरिंग होते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत स्कोरिंग होते हैं। एक बार आपने ढंग से समझ लिया तो दिस इज़ फॉर डेट श्योर कि देखिए 4-5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, और 4-5 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं एग्ज़ाम में। आपको ये भी ध्यान देना है एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम कर रहे हो तो आपको जो देखना है कि जो सारे क्वेश्चन बच्चे, जो आंसर सरल हैं, जो क्वेश्चन सरल हैं, तो वो आप ही बच्चे नहीं रहोगे कि जो आप ही कर रहे हो सही। इतने बच्चे हैं, कितनी, मतलब आप जानते हो एक फॉर्म को भरने के लिए कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, राइट? तो इतनों को आपने compete करना है। तो compete करने का तरीका क्या है? हाउ स्मार्ट यू कैन वर्क आउट। इन व्हाट सेंस आई एम सेइंग इज़ दैट कि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी करिए। मैं ये नहीं बोलूँगी सिंपल क्वेश्चन हर कोई कर देता है। वहाँ सिलेक्शन में, भीड़ में अलग होने का प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस तब अलग होता है जब आप कितना लोगों से हट कर करते हो। भीड़ से कितना अलग किया आपने, जो कोई नहीं कर पा रहा वो आपने कर दिया, आप अपने आप हट गए, अलग हो गए, आप सिलेक्शन हो गया। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को भी मद्देनज़र रखिए। तो मैं आपका ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे और आप सभी के ये सही भी हो रहे होंगे, मुझे पता है। आप समझ गए तो आप सही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। लेट्स हैव अ लुक। What is the title of Walt Whitman's poetry collection which includes the poem Song of Myself? देखिए, Song of Myself जो है, ये जो कलेक्शन है, ये कौन सी कलेक्शन में है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो पोएम है ये किस में इंक्लूडेड है। दिस इज़ इंक्लूडेड इन योर लीव्स ऑफ ग्रास। ये हमने पढ़ा भी है, आगे क्वेश्चंस भी किए हैं। लीव्स ऑफ ग्रास, तो लीव्स ऑफ ग्रास का ये एक पोइट्री कलेक्शन है जिसमें इसको कंसिडर किया गया है, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट वर्क है अमेरिकन लिटरेचर का। एक चीज़ और बता दें आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट वाज वॉल्ट व्हिटमैन्स प्रोफेशन बिफोर ही बिकेम अ फुल टाइम पोइट? फुल टाइम पोइट बनने से पहले वॉल्ट व्हिटमैन जी का क्या प्रोफेशन था? तो आपको मैं बता दूं, वो पहले एक जर्नलिस्ट रहते हैं, जहां वो अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं, एक यूनिक पोइटिक वॉइस को डेवलप करते हैं, तब जाके वो अपना एक पोइट के रूप में उभर के आगे आते हैं। तो सबसे पहले ही वॉज अ जर्नलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है। इन मदर ऑफ 1084, ठीक है, ये देखिए मिक्स करके बना रखे हैं एमसीक्यूज, तो सभी सेक्शंस कवर होंगे। इन मदर ऑफ 1084 बाय महाश्वेता देवी, what is the name of the protagonist son whose death prompts her to seek justice? एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, किसी को भी ऑप्शन को आप सही कर सकते हैं। मैं बता दूं, वैसे आपको भी पता होगा, महाश्वेता देवी की जो प्रोटोगेनिस्ट, पहले तो आप यही बता दीजिए प्रोटोगेनिस्ट कौन है। सुजाता, ठीक है,
ये मदर रहती है, किसकी मदर रहती है? 1084 जो मर गया है, ये मर गया लड़का कौन है? भृति। भृति। तो आंसर क्या आएगा कि भृति ही है जिसकी खोज में माँ क्या करती है? जस्टिस के बारे में सोचती है कि किस प्रकार से मैं अपने बेटे की मर्डर की क्या कर सकूं, जस्टिस प्रूफ कर सकूं कि माय सन वाज, क्या रीज़न रहा उसको मारने का, जो पुलिस वालों ने उसको मारा, मर्डर किया। सो ये आपका उत्तर यहाँ आप लिख लीजिएगा, भृति आएगा, BRATI, भृति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इश्यूज, सोशल इश्यूज डज मदर ऑफ 1084 प्राइमरीली एड्रेसेस। सबसे पहले जो उनका मकसद था 1084 मदर, अगर मदर की बात चल रही है तो सुजाता है, तो इनके सोशल इश्यू क्या थे? आप जानते हैं सोशल इश्यू इस प्रकार से थे क्योंकि उनके खुद के घर में उनको बहुत लगा कि वो एक लेडी है, ठीक है, साथ ही साथ में उनके जो हस्बैंड रहते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी फील्ड में, इन द सेंस जब तो जॉब की तलाश थी, नौकरी पैसे की दिक्कत थी, तब तो वो उनको नौकरी पे लगा देते हैं, और जब पैसे की थोड़ी दिक्कत सही हो जाती है उसके बाद कहते हैं यू जस्ट लीव द जॉब। तो यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये उन्होंने एक तरीके से उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करी, ठीक है, कि लेडीज़ हो, तुम लेडीज़ हो तो लेडीज़ की तरह रहो, राइट। हम और भी मद्देनज़र देख सकते हैं जो फॉर्म्स थे, जैसे अगर बेटे की मृत्यु होती है तो उनके बेटे की मृत्यु पे उन्हीं को आरोप लगा देना, तो कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े ना होना, तो उस पूरे घर में उनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हस्बैंड मेल है, मेल डोमिनेटिंग है, तो ये उनको एक तरीके से डिफरेंसेस लगा था, और इसी के ऊपर उन्होंने प्राय सोची कि किस तरीके से उन्होंने सोचा कि क्या सोशल इशू को उठाना चाहिए। वो है जेंडर इनइक्वालिटी, कि जेंडर में कहीं भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इफ़ शी इज़ वीमेन शी शुड बी, उनको उतना ही इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए एज द मेल्स, क्योंकि जो मेल है फीमेल है वो दोनों बराबर हैं, दोनों के वर्क बराबर हैं, सो दे मस्ट हैव जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर उन्होंने सोचा, वो चाहती थी कि जेंडर में इक्वालिटी हो, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन सोशल कौन से थी कि किस चीज़ पे, कि जेंडर में इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी असमानता थी, इसलिए उसको समान करने के लिए उन्होंने उस इश्यूज़ पे वर्क किया। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन है, लेट्स हैव अ लुक। इन इस्मत चुगाटीज कालू, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ प्रोटैगनिस्ट कालू। देखो कालू यहाँ पर आपको मैं ऑप्शन बता दूंगी, आपको भी पता होगा कि यहाँ पर जो कालू है, जो इस्मत चुगाटी का जो वर्क है कालू, उसमें उसका प्रोफेशन क्या रहता है। तो आपको पता रहता है एक 7 साल का बच्चा रहता है, तो सबसे पहले तो उसका प्रोफेशन जो रहता है ही इज़ अ सर्वेंट, ठीक है। एक अमीर मुस्लिम घराने में वो एक नौकर का काम करता है, तो प्रोफेशन अगर पूछा जाए अर्ली अगर हम बोलें तो वो उसका क्या रहता है, सर्वेंट ही रहता है। बाद में जाके वो एक IPS कलेक्टर बन जाता है बाय द नेम ऑफ, वो आपको पता है क्या नाम रहता है उनका, आप सभी को पता होगा, नहीं है तो मैं तो बता दूंगी, बट यू थिंक एंड यू जस्ट टेल मी व्हाट इज़ द नेम। आप उसका नाम मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस नाम से उनको जाना जाता है एज अ कलेक्टर। एक्चुअली में वो रहते क्या है, कालू रहता है, ठीक है। आगे जाके स्टोरी में आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑप्शन, एनी ऑप्शन यू कैन करेक्ट इट। ऑप्शन यहाँ गलत दिया है तो एक ऑप्शन मैं बना देती हूँ, दैट इज़ सर्वेंट। तो सर्वेंट रहता है, अगर देखिए ऑप्शन गलत है तो आप वहीं पर डैश करके सर्वेंट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th क्वेश्चन है, व्हाट सोसाइटल इश्यूज डज कालू एड्रेस। अब यहाँ कालू जो है वो कौन सी समाज की ऐसे इश्यूज़ को, मुद्दों को यहाँ पर एड्रेस करता है, बताता है। तो देखिए वो एक गरीब घर से रहता है, तो उसने किस प्रकार से, जो अमीर लोग होते हैं, जो रिजिड हियरार्की लोग होते हैं, उनकी कितनी कठोर रहते हैं, क्लास का सोसाइटी में क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि क्लास का स्ट्रगल, कि एक गरीब एक अमीर में बहुत फ़र्क है। जो बड़े अमीर लोग बड़े ही क्या है, रिजिड है, कठोर होते हैं, और जो सोसाइटी में ये जो क्लास को लेके जो वर्गीकरण है, स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर उन्होंने, इन मुद्दों पे इन्होंने बात की थी, ठीक है, या इनको एड्रेस किया, बताया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 16।
व्हाट इज़ द नरेटिव स्टाइल ऑफ कालू? कालू जो लिखा है उसकी एक नरेटिव स्टाइल क्या है? तो इसकी अगर हम बात करें तो नरेटिव स्टाइल यहाँ पर थर्ड पर्सन में है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये एक थर्ड पर्सन में है। आपको थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा व्हाट एक्चुअली द थर्ड पर्सन ओमनीसेंट क्या मतलब है इसका। देखिए इसमें होता क्या है, जो टेलर है, टेल बताने वाला, ऑथर ही को ले लीजिए जो स्टोरी बता रहे हैं, वो कभी कभी अपीयर हो जाते हैं, स्पीक करते हैं अपनी आवाज़ में, मतलब ऑथर की आवाज़ में ही, कि ऑथर क्या बोलना चाहता है, क्या एज्यूम करता है। ओमनीसेंट का मतलब होता है ऑल नोइंग, सब चीज़ के बारे में जानना। आप लिख सकते हैं ऑल नोइंग। थर्ड पर्सन उसको कहा गया है जो स्टोरी को बता रहा है, जो स्पीक करता है ऑथर की ही आवाज़ में, जैसा ऑथर बोलना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, उसी के सेंस में वो चीज़ बता रहा हो अपने आप, और वो अज्यूम करता है कि उसको सब पता है कि स्टोरी में क्या कहा गया है, ठीक है, क्या उसके थॉट्स हैं, क्या सीक्रेट है, क्या हिडन इवेंट्स हैं, सब चीज़ों के बारे में जैसे वो सब जानता हो। तो इसीलिए इस टाइप की ही स्टाइल रहती है इस कालू की, जिसमें सब पता रहता है, एंड दैट इज़ थर्ड पर्सन ओमनीसेंट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको 2 क्वेश्चंस में यहाँ कट करूँगी, लेकिन इसका उत्तर बता दूंगी मैं आपको, ऑल्दो इट इज़ नॉट इन योर कोर्स सो नो नीड टू डिस्कस इट। ये बाय मिस्टेक प्रेमचंद्र का डेलिवरेंस नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, देखो आपने पढ़ा होगा गोडाउन, तो गोधन में है ये कि वहाँ पर होरी एक पीसेंट रहता है जो फ्लड में फंस जाता है। तो आपको ये नहीं है कोर्स में, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रेमचंद का डेलिवरेंस ही आप लोगों को कोर्स में है, तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। बाकी अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता, प्रेमचंद्र का गोधन जो है उसमें कौन सा प्रोटोगेनिस्ट है जो फ्लड में फंस जाता है, तो होरी फंस जाता है जो कि एक किसान रहता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट डेलिवरेंस, प्लीज़ मेक इट क्लियर, दैट इज़ नॉट डेलिवरेंस, ठीक है, वो डेलिवरेंस वर्क का नहीं है, ये कैरेक्टर डेलिवरेंस वर्क का नहीं है। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है कि आई थिंक वन मोर क्वेश्चन इज देयर, आई विल लेट यू नो अबाउट इट। I have curtailed that question. It is in the next question. इसको तो ये तो सही है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। What is the central theme of deliverance? Actually deliverance जो है इसका सेंट्रल थीम क्या बन के आता है, तो देखिए डेलिवरेंस अभी मैंने आपको बताया, डेलिवरेंस एक आपने पढ़ा है, ये एक लोअर जिसे कहते हैं, दुखी, एक चमार मतलब शूद्र जिसे कह सकते हैं ना, उस वर्गीकरण है। हम क्या, जैसे हमने देखा है कि ब्राह्मण है, फिर शूद्र है, फिर जो लोअर कास्ट है उनके प्रति किस तरीके से समाज में दुर्व्यवहार किया गया, ओके, कि उसकी बेटी की शादी रहती है, उसको कितना एक्सप्लॉइट किया गया, लास्ट में बेचारे को खुद मरना भी पड़ता है। तो ये जो पूरी स्टोरी है इन अ नटशेल अगर हम बोलें, डेलिवरेंस जो आपकी लिखी गई है, इसको प्रेमचंद्र जी ने, मुल्क जिसे हम कह सकते हैं प्रेमचंद्र जी ने, इसमें सोशल इनइक्वालिटी के बारे में बात करी है कि समाज में किस प्रकार से इनइक्वालिटी है, असमानता है ना, कि किस तरीके से असमानता है, उसके बारे में इन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया है यहाँ पर, और उसी के बेस पे ये थीम बन के आती है। सो इफ़ द क्वेश्चन कम्स हियर, तो आपने सिर्फ यही लिखना है कि इसमें किस प्रकार से इन्होंने जो असमानता है उसके बारे में, समाज में असमानता है उसके बारे में इन्होंने बात करी है। इज़ दैट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि किस तरीके से जो लोअर क्लास होती है वो दबाव में रहती है, ये तो आप सब आज भी होता है हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, स्टिल इट इज़ हैपनिंग। Although we people have developed a lot, but what I feel is that still there is something. आज भी ये चीज़ें गई नहीं है। तो उस टाइम पे जब ये वर्क लिखा था तो आप समझ सकते हैं how it was difficult for a person. Although it was not in a real state, but कहानी है, लेकिन कहानी को जो लिखते हैं ऑथर, वो हर चीज़ों को देख के सोच के जो समाज में चलता है उसी को लिखते हैं, एक तरीके से समाज का ही ज्ञान हमें देते हैं। तो यस ऑफ कोर्स, व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 18? इट इज़ सोशल इनइक्वालिटी, समाज में असमानता, ये इसका थीम बन के आता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर आ गया, देखिए अभी मैं आपको बता दूं, यही क्वेश्चन, इसको मैं कट करूंगी बट इसका उत्तर भी बताऊंगी मैं आपको, ऑल्दो इट इज़ नॉट इन योर कोर्स, क्योंकि होरी पूछ लिया ना यहाँ पर। व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ होरी?
अब प्रोटोगेनिस्ट ऑफ डेलिवरेंस नहीं है, ये गोधन है, जो खुद प्रेमचंद जी ने इसको लिखा है। लेकिन यहाँ पर ये बात यह है कि होरी होता कौन है, होरी एक तरीके का फार्मर है, किसान है, ठीक है, बट डेलिवरेंस वर्क नहीं है, तो एक्सक्लूड दिस क्वेश्चन एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन है, विच फिलोसॉफिकल वर्क बाय बर्ट्रैंड रसेल एक्सप्लोर्स द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक्स एंड मैथमेटिक्स। जो लॉजिक्स है प्रिंसिपल्स के, ये भी आपके कोर्स में है, अगर आप 7th सेक्शन में जाइए तो आपको नीचे का दिखेगा, तो उसमें ये दिया हुआ है, जहाँ A.G. गार्डनर और ये रसेल वगैरह सबका वर्क दिया है। तो यही पूछा गया है कि फिलोसॉफिकल वर्क बर्ट्रैंड रसेल का किसको खोजता है प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक एंड मैथमेटिक्स में, कौन सी फिलोसॉफिकल वर्क है, तो दैट इज प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स। और प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स को ऑथर्ड मतलब किस किस ने किया है, खाली इसमें बर्ट्रैंड रसेल ही नहीं रहे हैं, इनके साथ एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड भी रहते हैं। ये इनका एक सेमिनल वर्क रहता है मैथमेटिक और लॉजिकल के फील्ड में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, देन आई विल मूव ऑन टू द ऑप्शंस। क्वेश्चन है, व्हाट वाज बर्ट्रैंड रसेल्स स्टैंस ऑन रिलीजन। स्टैंस, देखिए स्टैंस का मतलब होता है हम कह सकते हैं धर्म पर रुख, मतलब कहते हैं ना धर्म से रुक गया, हट गया, धर्म से अगेंस्ट आप कह सकते हो, या धर्म से अलग हो जाना, रुख बदल लेना। कोई होता है धार्मिक होता है, कोई आस्तिक, कोई नास्तिक, इस तरीके से। तो वो कह रहे हैं कि बर्ट्रैंड रसेल, व्हाट वाज बर्ट्रैंड रसेल्स स्टैंस ऑन रिलीजन, क्या उनका रुख था धर्म के प्रति। तो इनका जो रुख था, हम बोल सकते हैं कि ही वॉज एगोनिस्ट। अभी मैं समझाऊंगी क्यों हम बोल रहे हैं कि ही वॉज एगोनिस्ट। देखिए, एगोनिस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवाद। क्या कहते हैं, अज्ञेय का मतलब होता है जिसको नॉलेज ना हो, अज्ञान, ठीक है, अज्ञेयवाद कह सकते हैं। अब देखो क्या होता है कि जो ये बर्ट्रैंड रसेल थे, ये कहते थे, इनका जो मानना था धर्म से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो ये मानते थे कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। इनका ये मानना था कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान अननोन है, भगवान अननोन है, हम नहीं जानते भगवान को, ठीक है। तो इसी प्रकार की इनकी सोच रहती है, और ये कहते हैं कि भाई जब भगवान अननोन है, मैं नहीं मानता। आपको अगर थोड़ा याद आ रहा होगा, आप मुझे ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके। अभी कुछ साल पहले ही बहुत बड़े जीनियस पर्सन का ही नाम मैं बोलूँगी, आप नाम बताइएगा, जो कहते थे कि मैं नहीं मानता भगवान होते हैं। अब मैं आपको इतना ही बता दूँ, हिंट दे दूँ, ना तो उनके पैर थे ना तो कुछ थे। वो कहते अगर इतना ही होता भगवान होते ही तो मैं ज़रूर, मेरे को ठीक कर देते, मैं मान जाता, है ना। जिन्होंने, आपको पता है, बहुत रिसर्च करी है, आप नाम बताइएगा उनका। तो उसी प्रकार की धारणा इनकी भी रहती है बर्ट्रैंड रसेल की, कि भगवान नहीं होते, भगवान को हम नहीं जानते, वो अननोएबल है। और सोचो आप, कितनी छोटी उम्र में इन्होंने इस चीज़ को कहा था, जब वो 18 साल के थे, तभी उन्होंने अपने आप को अथीस्ट बना लिया था, कि वो धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। एक्चुअली ही थिंक्स दैट देयर इज़ नो गॉड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न 22 को देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। आप सभी जानते हैं, आपने स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पढ़ी है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो उन्होंने यहाँ पर किस चीज़ को बताया है, उन्होंने अपने ही जीवन में किस प्रकार से उनका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, धार्मिक। उन्होंने कहा था ना, मैं सोशल के बारे में नहीं बताऊँगा, मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में नहीं बताऊँगा, मेरा अपना खुद का बर्ताव किस तरीके से एक स्पिरिचुअलिज्म में मेरी जर्नी बदली, उसके बारे में बताऊंगा। तो वही उनका एक्सपेरिमेंट्स माई ट्रुथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। व्हाट रोल डज द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह प्ले इन द गांधीजीज ऑटोबायोग्राफी। देखो, सत्याग्रह, सत्य के लिए तो क्या उनका कॉन्सेप्ट था, वो देखिए अहिंसा को मानते थे, कि वो चाहते नहीं थे कि हिंसा होनी चाहिए। तो यही है, इट रिप्रेजेंट्स हिज अप्रोच टू पॉलिटिकल एक्टिविज्म थ्रू नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस। वो चाहते थे कि भाई नॉन वायलेंट होना चाहिए, मतलब लड़ाई दंगे नहीं होने चाहिए, वही उनका पॉलिटिकल हथियार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इन चार्ल्स डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट
इज व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटागोनिस्ट हु लीड्स अ गैंग ऑफ चाइल्ड। अब जो चाइल्ड का गैंग, एंटागोनिस्ट का मतलब प्रोटोगेनिस्ट आप जानते ही हैं, जो हीरो हो, एंटागोनिस्ट विलेन को कह देते हैं, ठीक है। तो इस पूरे ओलिवर ट्विस्ट में जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है उसमें वो गैंग, जो बच्चे का गैंग होता है, उसमें कौन उसको लीड कर रहा होता है, तो दैट इज़ योर फेजिन, FAGIN, फेजिन। दिस इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 पे चलते हैं। विच इंडियन पोइट is often regarded as the father of modern Indian English poetry and is known for his wit and irony। कहते हैं कि किसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, और साथ ही साथ उनको कहा जाता है कि वो विट एंड आयरनी, बुद्धिमान भी थे और उनके साथ बड़ी विडम्बना भी हुई। तो आप जानते हैं वो निज़म इज़िकल थे। कौन थे? निज़म इज़िकल। इंडियन ऑथर्स में इनको कोर्स में दे रखा है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर है 26 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द सिल्विया प्लाथ्स कलेक्शन इज नोन फॉर इट्स कन्फेशन स्टाइल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम लाइक मेंटल इलनेस, फीमेल आइडेंटिटी। सिल्विया प्लाथ का जो कलेक्शन था अपनी कन्फेशनल आप जानते ही हैं, स्वीकार कर देना, सरेंडर कर देना अपनी स्टाइल को लिखने के लिए कि वो किस तरीके से लिखते हैं, समर्पण कर देना, एंड एक्सप्लोर करना थीम को कि जैसे मेंटल इलनेस हो गया, फीमेल की आइडेंटिटी, उन्होंने किस पे बताया। तो उनका एक वर्क है जिसका नाम है एरियल वर्क जो इनका है उसमें उन्होंने डिस्कस किया है, बहुत ही कन्फेशनल रहा वहाँ, उन्होंने अपनी साइकोलॉजिकल थीम्स को पूरी तरीके से खोल के बताया गया है, ठीक है। तो दिस इज़ द वर्क एरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27th क्वेश्चन है आपका। Which of the following novel by Amitav Ghosh is set against the backdrop of opium wars in 19th century? पृष्ठभूमि के खिलाफ ओपियम वॉर्स, ओपियम आप जानते हो, अफीम का जो युद्ध चला था 19th सेंचुरी, उसके खिलाफ कौन सा नोवेल अमिताभ घोष जी ने सेट किया था। तो आपको याद होगा सी ऑफ पॉपीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो सी ऑफ पॉपीज़ जो ये वर्क था इनका, ये बताता है 19th सेंचुरी में इन्होंने फोकस किया था। इसमें कैरेक्टर्स को उन्होंने कि किस तरीके से शिप लेबर, जो शिप है वो कैरी कर रहा है, उनको फोर्स किया जाता है कि तुम ये काम करो, ओपीएम का धंधा करो। तो ये उनको लगा ये पृष्ठभूमि के खिलाफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज़ द मेन थीम एक्सप्लोर्ड इन ओलिवर ट्विस्ट? ओलिवर ट्विस्ट का मेन थीम क्या था? तो आप जानते ही हैं, गरीबी और सोशल इनजस्टिस। वो गरीब बच्चा रहता है, उसके माँ बाप नहीं रहते, अनाथ रहता है, तो उस गरीबी की वजह से वो चला जाता है, और उस गरीबी की वजह से उसके साथ समाज में अन्याय भी होता है और गरीबी भी रहती है, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ कॉमन थीम इन निज़म इज़िकल्स पोइट्री? निज़म इज़िकल की जब हम पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमें कौन सा कॉमन थीम दिखाई देता है? तो देखिए, वो हमेशा अर्बन लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं और समाज के जो मुद्दे होते हैं उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनके साथ समाज ने किस प्रकार का व्यवहार किया है, समाज ने उनको किस तरीके से नेग्लेक्ट किया है, उस चीज़ के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ अपने वर्क में बताया है। तो वो उनकी कल्चरल अलगाव की भावना, अगर हम ज़्यादा बोलें तो अलगाव की भावना, क्योंकि उनको आइडेंटिटी नहीं दी लोगों ने उनको, और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा रहे, क्योंकि वो ज्यूइश थे तो उनको न मुस्लिम्स न हिंदूज़ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इल्ट्रीट करते थे, इसीलिए उन्होंने समाज इश्यूज़ को भी बताया है। तो अर्बन लाइफ एंड सोशल इश्यूज़। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज़। व्हाट मेजर इवेंट इन्फ्लुएंस सिल्विया प्लाथ्स पोइट्री एंड राइटिंग? कौन सा ऐसा मेजर इवेंट था जिसकी वजह से उन्होंने लिखना शुरू किया? एक तो उनका स्ट्रगल चल रहा था डिप्रेशन से, जब वो खुद 8 साल की रहती हैं तब उनके फादर की मृत्यु हो जाती है, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं और बार बार अपने आप को सुसाइड करने का अटेम्प्ट करती रहती हैं। तो दिस ऑल मेड हर कि इन्फ्लुएंस किया अपने आप को पोइट्री लिखने के लिए। सो आई होप आपको ये सारे आंसर्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बट स्टिल इफ़ यू हैव डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। और येस ऑफ कोर्स आप सभी लोगों का साथ चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़ पाएँ और आगे इस पर वर्क कर सकें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर इन डिटेल, सुपरफिशियल नहीं, डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अप्रोच पहुँचाइए। जितना ज़्यादा आप पहुँचाएंगे उतना नेटवर्क बढ़ेगा, उतना आपकी भी ग्रोथ है, हमारी भी ग्रोथ है, एंड वी हैव टू ग्रो टुगेदर, राइट। तो लेट्स बिगिन विद द फाइट फॉर दिस। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन ऑलवेज, एज आई से बिफोर एंडिंग ऑफ द माई सीरीज़। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं डिस्क्लोज़ करना चाहती हूँ, आप में से कोई भी या आपके जान पहचान में कोई भी, आप यू हैव टू सर्कुलेट इट। अगर कोई DSSB का फॉर्म भरा है किसी ने, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, माइट बी आई विल स्टार्ट मैराथन सीरीज़ फॉर इट। सो एनी वन ऑफ यू जिन्होंने इसको भरा हो या आप जानते हो तो ये मैसेज ज़रूर सर्कुलेट कीजिए, ओके। आप लोगों की सीरीज़ अलग चलेगी एंड वी आर स्टार्टिंग द क्लास ऑल्सो फॉर दैट। तो जो इंटरेस्टेड हो, जिन्होंने भरा हो, इंटरेस्टेड हैं, दे कैन गो फॉर द क्लास भी ले सकते हैं ऑनलाइन। आप मैराथन सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना उत्तराखंड पे तो आप बिल्कुल डट जाइए। इट इज़ फॉर डेट श्योर दैट एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी हैपन ऑन 18 अगस्त। तो बिल्कुल मन बना लीजिए, बिल्कुल तैयारी जोर शोर से कर लीजिए। अब कोई इलेक्शन के भी रिज़ल्ट आ गए, अब कुछ पेंडिंग नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन योर सेफर जोन, ओके। तो आप तैयारी ढंग से कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मैसेज को मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी मैं ग्रो करूँगी उतना ज़्यादा मैं आपको मैं अपना वादा बता रही हूँ, जितना ज़्यादा मैं ग्रो कर गई उतना ज़्यादा मैं टेक्निकली आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाने को रेडी हूँ। बट थिंग इज़ दैट आई हैव टू बी इन दैट पोजिशन सो दैट आई कैन डू फॉर इट फॉर यू। तभी कर पाऊँगी, अपनी जेब से तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम ग्रो करेंगे तभी हम आपके लिए और भी कुछ अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी को बोलती हूँ, वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से और आपके प्रमोशन से आपका भी भला होता है और हमारा भी भला होता है। सो दिस इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं विद नेक्स्ट सीरीज़। टिल देन बाय, टेक केयर।